Hello everyone, happy Diwali. I hope this particular Diwali brings all that light and positive vibes for all of you. So my name is निहारिका वाले भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ for JIB एग्जामिनेशन नवंबर 2025 और हम कर रहे हैं 10 MCQs a day AFM मॉड्यूल C और आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है about the lease financing. आई होप आपकी प्रेप अच्छी चल रही है एंड इफ इट्स नॉट गोइंग दैट वेल तो बक अप बिकॉज टाइम कम रह गया काउंटेबल डेज मतलब अब तो फिंगर्स पे खत्म हो रहे हैं जितने दिन रह गए हैं आपके पेपर्स को। तो इट इज़ वे इम्पॉर्टेंट कि इस समय आप बैठें और अच्छे से पढ़ाई करें क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। इफ वंस गॉन इट विल कॉस्ट यू अनदर 6 months विच इज़ नॉट वर्थ इट, राइट? सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग और आपको लग रहा है कि आपकी प्रेप प्रॉपर नहीं हो पा रही है और आपको चाहिए कोई मेंटोरशिप, कोई गाइडेंस, आपको पढ़ने में मदद चाहिए और आपको चाहिए हमारे कोर्सेज, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन चेक इट आउट। हमारे कोर्सेज इस समय आपके पास अवेलेबल हैं एट फ्लैट 81% ऑफ। सो अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स परचेज करना है, यू कैन सी जेआईबी का जो अपना 81% ऑफ चल रहा है और आपको यूज़ करना है द कोड दिवाली 81। तो आप ये हमारे कोर्सेज परचेज करना चाहेंगे तो यू कैन, और अगर आपको या आपके किसी पीयर ग्रुप में किसी को भी कोई और एग्जामिनेशन की प्रेप करनी है तो हर एक के ऊपर इस समय डिस्काउंट चल रहा है, तो आप उस स्पेसिफिक कोर्स पे जाकर उसको परचेज कर सकते हैं। याद रखिएगा कोड आपको यूज़ करना है दिवाली 81 और आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट edutap.in पर ताकि आप इसे परचेज कर सकें, राइट? सो दिस इज़ अबाउट द पर्टिकुलर सेल दैट इज़ गोइंग ऑन। सेल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी 21 को, तो इसीलिए जल्दी से परचेज कर लीजिए ताकि ये स्पेसिफिक आपकी कोर्सेज जो हैं वो आपको अगर मदद कर सकते हैं तो डेफिनेटली करें, राइट? ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन एवरीवन। हम जब बात करते हैं लीज की तो ना, अच्छा लीज वाला पोर्शन ना आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इसका थ्योरी पढ़ना है तो मेरी ना नीचे एक स्पेसिफिक वीडियो का लिंक है, आप उस लिंक पे जाकर इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ सकते हो। और इनफैक्ट हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना दी है, वो भी आपको मिल सकती है, बस हमारे चैनल पे ढूंढ लीजिए, वो आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। वट एवर यू फील, आपको जैसे पढ़ना ठीक लगता है आप वैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि कंटेंट भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, एमसीक्यूज में प्रोवाइड करवा रही हूँ, मिनी मैराथॉन्स भी हमारी चल रही हैं, तो आई होप ये सब चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अच्छा, मिनी मैराथन मेरी चल रही है, अभी लास्ट रह गई है, वो आपको मिलेगी संडे को, तो प्लीज़ संडे को शाम शाम को 7 बजे मेरे सेशन में ज़रूर आएगा। दैट वुड बी फॉर AFM, राइट? ओके, नाउ लेट्स पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज कि एक 5 ईयर की लीज अग्रीमेंट है विच इज़ नॉन कैंसलेबल, कैंसिल नहीं हो सकती है। द लेसी पेज मेंटेनेंस, लेसी यानी जो किराए पर उसको ले रहा है, लीज रेंटल है ना, तो जो रेंट पर चीज ले रहा है, जो दे रहा है, मतलब जो ओनर है उस पर्टिकुलर एसेट का, उसको बोलते हैं लेसर, और जो उस पर्टिकुलर एसेट को किराए पर ले रहा है उसे हम कहते हैं लेसी। तो लेसी क्या कर रहा है, वो मेंटेनेंस पे करता है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट्स इक्वल 90% ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। मतलब एक तरह से उसकी जितनी फेयर वैल्यू है उसका 90% तक का तो वो वैसे ही दे रहा है। As per the accounting standards, this lease should be classified as operating lease, financial lease, short term और sales on lease back। देखिए, आप इतना रेंट पे कर चुके हो उस पर्टिकुलर एसेट पर कि वो उस पर्टिकुलर एसेट का 90% ऑफ दैट वैल्यू तक है, इसका मतलब पूरा एसेट आप खरीद ही चुके हो एक तरह से, बस इंस्टॉलमेंट की बात आ गई। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है फाइनेंशियल लीज, क्योंकि जो भी आपका एसेट होता है उसकी लाइफ के एंड पर आकर आप उसको परचेज कर सकते हो। कौन करेगा? लेसी कर सकता है, क्योंकि ओनर तो अपना लेसर होता है ना? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। देन इसका आंसर आया बी। ठीक है, लेसी फाइनेंशियल लीज के अंदर ही होता है। ऑपरेटिंग लीज आपकी एक शॉर्ट टर्म लीज होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ समय के लिए ही आप वो पर्टिकुलर एसेट को लीज पर लेते हो, तो वो आपकी ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। और शॉर्ट टर्म आपको पता चल गया जो 1 साल से कम की होगी। एक होता है सेल एंड लीज बैक, ये पता है क्या होता है, मतलब इसका आंसर तो ये रहा, लेकिन बता रही हूँ बाकी भी। सेल एंड लीज बैक में क्या होता है, मेरे को ना एकदम से पैसों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है जो मेरा एसेट है ना, ये एसेट भी मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैंने ये जो मैं एक लेसी हूँ मेरे पास ना, अच्छा नहीं, मैं इस लेसर लेसी वाला है ही नहीं सिस्टम, इसमें ना ओनर हूँ। मेरे पास एक स्पेसिफिक एसेट है, लेट्स टेक द ओनर एज मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के पास ना एक पर्टिकुलर एसेट है और ये ना उसकी मशीनरी है। आई एम सॉरी। उसने क्या किया, ये जो मशीनरी है ना इसको दे दिया, इसको बेच दिया टू मिस्टर वाई, क्योंकि उसको चाहिए थे पैसे। उसने क्या किया, मिस्टर वाई से ले लिए 1 CR, क्योंकि ये मशीनरी बड़ी बहुत बड़ी थी और इसका वो है 1 CR, उसने पहले उसे ले लिया। इसने अपने जहाँ पर जिस क्रूशल टाइम पर जिसको यूज़ करना था कर लिया, लेकिन मिस्टर एक्स के पास एक बड़ी मुसीबत है, उसको ये एक
एसेट जो है, ये मशीनरी जो है ना, ये उसको यूज करने के लिए चाहिए, वरना उसका काम नहीं चलेगा। अब ये मिस्टर वाई के पास गया और इसने मिस्टर वाई को बोला, मिस्टर वाई, मैंने आपको अपना एसेट बेचा है ना, मेरे को ना वो आप किराए पर दे दो। मिस्टर वाई वुड से, ठीक है, अगर आप मेरे को, आपसे मेरे को, आप चाहते हो कि आपको वो एसेट रेंट पर दे दूं, तो आप मेरे को लीज रेंटल पे करोगे क्या? वो कहता ठीक है सर। यानी ओनरशिप उस पर्टिकुलर पर्सन ने, मिस्टर एक्स ने अपनी ओनरशिप डिसॉल्व कर दी, ताकि उसको ना एक मेजर अमाउंट मिल जाए, लेकिन उस एसेट के बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए उस एसेट को किराए पर ले ले, क्योंकि आपको एक मोटा अमाउंट तो मिल ही गया ना। अब आप एटलीस्ट लीज रेंटल तो आराम से पे ही कर सकते हो। तो वो चीज़ हमें दिखती है सेल एंड लीज बैक में। कई बार अगर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एसेट भी बहुत ज़्यादा हाई जा रही होती है, आप कहते हो मेरे को ये एसेट की ओनरशिप रखनी नहीं, किसी और की रखो, मैं दूंगा किराया, सब कुछ उसका असर, मेरा कुछ नहीं। दैट इज वॉट यू विल फाइंड इन सेल एंड लीज बैक. The next point is a company enters into a lease agreement for a machine with an initial term of 5 years. Initially हमने बोला कि देखिए 5 साल का मशीन के हिसाब से मैं लीज पर ले रही हूँ. The lease transfers ownership of the machine to the lessee at the end of the lease term. कहते हैं जब भी लीज टर्म खत्म होगा ना, उसके बाद ये एसेट जो है, ये जो लेसर है वो दे ही देगा, वो बोलेगा ठीक है ले जाओ, ये एसेट ही ले जाओ, क्योंकि 6 साल की मशीन की लाइफ है। ये देखिए, मशीन की यूजफुल लाइफ 6 ईयर्स है, 6 में से 5 साल तो वो यूज ही कर रहा है, तो आपने क्या रोना है? आप मेजर लाइफ ऑफ दैट एसेट तो किसी और ने ही उसको यूज किया है, तो आप बोलोगे ठीक है आप खरीद भी लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बस मेरे को उसकी पेमेंट अच्छे से मिल जाए। वो आपको हर रेंट पे मिल रही है, एक तरह से उसकी इंस्टॉलमेंट होगी, आपके पास हर साल एक पक्का पक्का पैसा आता रहा, आप भी खुश, वो भी खुश। बेस्ड अपॉन इंड एस 116, इंड एस यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एएस में 19 है और इंड एस में 116 है। हाउ शुड दिस लीज बी क्लासिफाइड एंड वाई? क्या ये ऑपरेटिंग लीज है? नहीं, ऑपरेटिंग लीज तो शॉर्ट टर्म जैसी होती है, तो ये तो डेफिनेटली बाहर ही है, तो ऑपरेटिंग लीज को तो आप बाहर ही रखो। और इतने लंबे समय की लीज के हो, अगर बाई चांस मैंने कैंसिल करने की बात कर दी कि ठीक है सर मेरे को नहीं चाहिए, वो बोलेगा क्या मजाक है निहार का मैम, 5 साल की आपने उसको लीज पर लिया था, 5 साल से आप पहले ले रहे हो, मेरे को चीज ठीक नहीं लग रही, अभी अगर आपने कैंसिल करनी है तो मेरे को कंपनसेशन दोगे, बिकॉज मेरे को 5 साल का पक्का पैसा आना था। तो वो कैंसिलेबल डेफिनेटली नहीं होती। तो इसका आंसर एक ही है, दैट इज फाइनेंशियल लीज, क्योंकि उस एसेट के मेजर लाइफ तो सामने वाला लेसी ही यूज कर रहा है। तो आपका आंसर आएगा बी. Next point, in the sale and lease back transaction, the seller immediately leases the asset back from the buyer. ये भी मैंने आपको बताया था कि वो एसेट बेचता है और उसको किराए पर वापस ले लेता है. This arrangement is most beneficial when the seller or lessee intends to upgrade equipment at the end of the lease term. नहीं, वो तो बेचने की बात कर रहे हैं, मतलब उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम ही आई है. क्यों? कोई एसेट जो आप यूज करते हो उसको आप किसी को और को दे दोगे. इट एम्स टू ट्रांसफर ओनरशिप फॉर टैक्स पर्पसेस. नहीं, टैक्स पर्पसेस के लिए तो नुकसान है, क्योंकि कैपिटल गेन लग जाएगा, मैं किसी को बेच रही हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, ऑलरेडी मेरे को उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा, मुसीबत है मेरे लिए वो. सीक्स टू रिड्यूस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यू जस्ट कांट, यू कैन नॉट डू दिस. आप कोई एसेट बेचकर आपको रेंट पड़ रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम होगा. थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है, कोई मेजर फर्क नहीं पड़ रहा. तो इसका एक ही प्रॉब्लम है कि उसको ना क्या हुआ है कि लिक्विडिटी क्रंच आ गया है, मोटा पैसा वापस चाहिए एक बार को कहीं पे, तो उसको कुछ नहीं दिखा, तो उसने इस एसेट को ही वापस बेच के किराए पर ले लिया. ठीक है ना, तो वो चीज़ आती है विदाउट लॉस ऑफ कंटिन्यूड एसेट यूज. वो कहता है कि एसेट तो यूज करना है बिजनेस के अंदर, बट हाँ मुझे लिक्विडिटी चाहिए. दैट इज बी. A manufacturing company requires equipment worth rupees 50 lakhs. उसको 50 लाख चाहिए. If it buys equipment, वो उस पर depreciation लगा पाएगा 15% की, क्योंकि आप एसेट बाय करोगे, आप एसेट यूटिलाइज करोगे, तो डेफिनेटली आपके पास ये ऑप्शन तो आती है. It may lease the equipment for 13 lakh annually for 5 years. फिर वो ये भी कर सकता है कि वो लीज पर ले ले, क्योंकि अगर उसको यूज ही करना है, तो वो कहता है लीज पर ले लेता हूँ. द नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग शुड बी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग. देखिए, अगर आपको यही देखना है ना कि मैं खरीदूं या किराए पर लूं, तो आप पहले ये देखो आपसे उसको, आपको उससे फायदा कितना होने वाला है. आप ये सोचो डेप्रिसिएशन क्लेम करके मेरा टैक्स ज्यादा कम होता है, या लीज रेंटल का खर्चा डाल के, दोनों का अलग अलग इम्पैक्ट होता है ना. तो लीज रेंटल वर्सेस इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन सा लोन? कोई लोन तो था ही नहीं है, ये तो बात ही गलत है. लीज वर्सेस परचेज आफ्टर कंसिडरिंग टैक्स शील्ड डेप्रिसिएशन एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये रहा पॉइंट.
ठीक है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की कोई बात नहीं हो रही, बिकॉज डेप्रिसिएशन सिर्फ उसके हाथ में लगती है जिसके पास मालिकाना हक होता है। इन दिस केस आई कैन नॉट सी लेसी के हाथ में ओनरशिप नहीं होती, तो डेप्रिसिएशन वो वैसे भी नहीं लगा सकता बेचारा, तो वो बात ही अलग होगी। कैश फ्लो अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं, इसमें सिंपल सी बात है, लीज की बात कह रहा है तो मेरे को उसका खर्चा बुक करने पे मेरे को कितना फायदा हो रहा है कितना नहीं, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू सी। द क्वेश्चन नंबर 4 says बी। Then comes consider the following statements about the leveraged lease. It involves three parties, lessor, lessee and lender. ये वाला पॉइंट तो ठीक है। अगर हम leveraged lease लेते हैं, पता है क्या हुआ, मेरे को ना मेरे पास एक क्लाइंट है मिस्टर एक्स, वो ना हमसे नॉर्मली एसेट्स लीज पर लेते रहते हैं। ठीक है, मैं हूँ हम मेरा नाम ही ले लेते हैं, चलिए निहारिका। मेरा तो अपना काम बिजनेस है, मैं लीज पर एसेट्स को लोगों को देती हूँ। मिस्टर एक्स मेरे पास आए, वो कहते हैं निहारिका मैम मेरे को ना ये वाली गाड़ी चाहिए, मेरे को यही वाली गाड़ी लीज पर चाहिए। मैं कहा सर मेरे पास अभी ये है नहीं। तो वो कहता मैम कहीं से अरेंज करा दो। मैंने कहा अभी करा देती हूँ। मैं गई, मैंने ना उसके लिए बैंक लोन ले लिया। मैंने कहा ठीक है, मैं ना एक काम करती हूँ, मैं क्यों अपने सेविंग निकाल कर ये एसेट बनाऊं, मैं ना बैंक लोन ले लेती हूँ। तो मतलब मैं गई बैंक के पास, मैंने बैंक लोन लिया, ये गाड़ी मैंने ले ली और इनको लीज पर दे दी। अब मेरे को क्या मिल रहा है इनसे मिलकर, जो मेरे को लीज की इंस्टॉलमेंट मिलेगी उसी में से मैंने अपना बैंक का क्या कर देना है, मैंने बारों बार एक तरह से अपनी चीज़ बना ली, है ना, क्योंकि मेरे पास एक गाड़ी भी बन गई जिससे मेरे को रेवेन्यू भी आ रहा है, और उस रेवेन्यू में से मैंने बैंक का इंटरेस्ट भी पे कर दिया और प्रिंसिपल भी मैंने निपटा देना है। तो ये चीज़ होती है आपके लेवरेज लीज के अंदर, क्योंकि आपने लोन लेकर उस एसेट को बनाया जिसको आपने आगे लीज पर दिया है। द लेसर बोरोज फंड्स टू परचेज द लीज्ड एसेट। हाँ, वो पैसे लेता है, ये बात सही है इसमें। द लेसी बियर्स ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप। डस दिस रियली हैपन? अब मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन के अंदर ये तो लास्ट वाला पॉइंट ही नहीं बनता। रिस्क और रिवॉर्ड तो बेचारा अभी भी निहारिका के हाथ में ही रहेगा, बिकॉज ओनरशिप उसकी है। अब वो ही देखना है, मेरे को ही देखना है कि इंस्टॉलमेंट में मेरा मिस्टर एक्स से आने वाले किराए से ही मेरा इंस्टॉलमेंट निकल जाए, मेरी गाड़ी भी बन जाए, रेवेन्यू का सोर्स भी बन जाए, और साथ साथ मेरे को ना लेंडर को भी पे करना है, यानी बैंक को पे करना है, और मेरे पास पैसा भी आए। आई हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, सो द आंसर इज एक्चुअली ये, रिस्क एंड रिवॉर्ड ओनरशिप मिस्टर एक्स की नहीं है, वो सब सरदर्द मेरा ही है, राइट। देन कम्स रिगार्डिंग द वेट एंड ड्राई लीज। अच्छा, इसमें ना वेट एंड ड्राई को ना याद रखने का एक तरीका बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे टाइप की लीजेस आती हैं, फिर पेपर में याद नहीं रहता कौन सी है। वेट के अंदर ना आप देख रहे हो डब्ल्यू आता है, ओनर में भी डब्ल्यू आता है, ठीक है। तो जब ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो उसको बोलते हैं वेट एंड वेट लीज। जिसमें ओनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है वो ड्राई लीज। अंडर वेट लीज द लेसर यानी ओनर जो है प्रोवाइड्स मेंटेनेंस इंश्योरेंस एंड ऑपरेशंस। अंडर ड्राई लीज द लेसी इज रिस्पॉन्सिबल। ये दोनों पॉइंट सही हैं। वेट लीज आर टिपिकली लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स। देखिए, जब हमारा ओनर जो लॉन्ग टर्म पर रख रहा है उसका फायदा क्या होता है, देखो ओनर ओनर के हाथ में तभी होगा जब आपका पास ना शॉर्ट टर्म लीजेस होती हैं। सो इन दिस केस ओनर तभी अपने पास सब कुछ रखेगा ना, वो तभी सामने वाले को कुछ नहीं देगा, बिकॉज उसको पता है कि शॉर्ट टर्म लीज है, खत्म होएगी उसके बाद एसेट मेरे पास वापस आएगा, ख्याल मेरे को ही रखना है, और उससे मैंने और भी कमाइयां करनी है। मतलब दैट इज द बेसिक पॉइंट ना। इफ आई रियली वांट टू जनरेट मोर फंड्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर एसेट, आई एम जस्ट गोना कीप इट सो आई वुड से परफेक्टली, आई वुड ट्राई टू मेक श्योर कि वो एसेट बहुत प्यारा दिख रहा हो, सो दैट द अदर पर्सन कैन ऑल्सो बाय। तो मेरे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इफ इट हैज बीन टेकन अप बाय समवन, वो कहता नहीं, हर का मैम मैंने तो ये आपसे एसेट बाय ही करना है, तो वाई शुड आई कीप द मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑन मी? आई विल बी रियली हैप्पी। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम, वो देखेगा एसेट को, मेरे को तो लीज रेंटल आएगा। अब एसेट तो जा ही रहा है, मोह तो क्या ही डालूं मैं उस एसेट का। सो इट्स फाइन इफ ही कीप्स दैट एसेट एंड आई विल टेक केयर ऑफ ओनली वन थिंग, रेवेन्यू। दैट इज वॉट यू विल सी, बट ये लॉन्ग टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म में नहीं होता। तो शॉर्ट टर्म के अंदर तो आप अपने एसेट को अपने सर पर लेते हो, तो ओ सर पर अगर ओनर ले रहा है तो वो लॉन्ग टर्म पर नहीं लेगा। उसमें क्यों इतने लंबे समय तक मैं उस एसेट को संभालती रहूं जब वो मैंने एंड में अपने पास रखना भी नहीं। तो इन दिस केस द आंसर इज ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। Which of the following statements does not accurately describe the
characteristics of a finance lease. The lease term covers a major part of economic life. ये तो करता है. Financial lease का basic purpose यही है. लंबे समय की lease है. The present value of the minimum lease payments is at least equal to the fair value. This is also correct. The lessee bears the risk and reward associated with the ownership. Yes, because it is keeping it for so long. खुद ही रख रहा है उसको अपने पास. वो कहता है मैं खरीद भी लूंगा, उसको पाल पोस भी रहा है, इतने टाइम यूज भी कर रहा है. So it's technically his thing now. I'm just getting an installment out of it. The lease agreement includes a bargain purchase option at the end. Bargain purchase option नहीं होती. Ind AS के अकॉर्डिंग तो सिंपल बात है, उसके बाद एसेट के ओनरशिप ही ट्रांसफर हो जाती है. क्या कहता है ये? Ind AS 116 कहता है कि फाइनेंशियल लीज के एंड में ये जो एसेट है ये ट्रांसफर ही हो जाता है, वो ले ही लेता है, बाई ही कर लेता है वो लेसी. ठीक है. Then, okay, next question. Here comes the question. It says कि ABC Corporation है, manufacturing company, needs new machinery to increase the production. ज़रूरत है उनको. They have two options: lease with machinery and purchase it outright. ABC Corporation decides the lease the machinery from XYZ leasing company. वो कहता है lease पर ले लेते हैं. Under the lease agreement, ABC Corporation pays XYZ leasing company a fixed monthly installment. लीज पर ले ली मैंने XYZ से और मैं उसके अंदर इंस्टॉलमेंट पे कर रही हूँ. The lease term is for 3 years. 3 years की वो lease है, and at the end of the lease term, ABC Corporation must return the machinery to XYZ. उसके बाद वो रिटर्न भी कर रहा है. तो इस केस में किस तरह की लीज है सोचिए. ओनर के ऊपर अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनर ने अपने पास ही रखी है, और वो मतलब उसने लीज पर दे तो दी लेकिन ध्यान तो वही रख रहा है ना, तो वापस भी मांग रहा है, तो ऑब्वियसली अगर वो वापस मांग रहा है तो ये फाइनेंशियल लीज तो नहीं हुई, और यहाँ पर लोन की बात नहीं आई, तो यहाँ पर सेल एंड लीज बैक भी नहीं हुई. और यहाँ पर मुझे लगता है बेस्ट इज योर सी, ऑपरेटिंग लीज ही मान लेते हैं, बिकॉज ना वेट लीज के लिए यहाँ पर बड़ा प्यार से चमका कर लिखा होता. दे शुड हैव रिटन इन द बोल्ड की द पर्टिकुलर एसेट इज टेकन केयर बाय द लेसर, नॉट बाय लेसी. ये वाली लाइन होती ना तो मैं पक्का इसको वेट लीज में डाल देती, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ना 3 years ही दिख रहा है, तो मेरे को टर्म के बेस पर तो आई विल गो विद ऑपरेटिंग लीज. अगेन हर क्वेश्चन के अंदर ना आपका कोर वर्ड आपको ढूंढना पड़ता है जो उसका आंसर एक्चुअली रखता है अपने साथ. Okay, next question. Which of the following statements is or are wrong for GST in lease transactions? Lease is covered under the meaning and scope of GST section 7 and is taxable. It is actually taxable. Nil rate on lease of industrial plots. Industrial plots आएगा. ठीक है. तो ये this is also correct. Then comes GST on lease transaction are different to the rates of supply of goods and services. नहीं, ऐसा नहीं होता. ये वाली चीज़ गलत है कि GST आपके लीज ट्रांजैक्शन के अंदर डिफरेंट होएगी, वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर ऐसा नहीं है. आप लीज में, लीज इज बेसिकली सप्लाई ऑफ सर्विस. देन GST रेट डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीज. ना इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फ़र्क होता है ना इसमें होता है. बस ये होता है कि फाइनेंशियल लीज में आपके पास में उसका आप मेंटेनेंस का आप नहीं डाल रहे होते हो, बट अदरवाइज ये होता है कि आपके जो अकाउंट्स की जो बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं वो दोनों में सेम ही रहती हैं. बट पता चल जाता है क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में खर्चे आप उठा रहे होते हो उसकी मेंटेनेंस के, और फाइनेंशियल लीज में ओनर नहीं उठा रहा होता. सो इन दिस केस आई कैन से यहाँ पर गलत क्या है, यहाँ पर दो चीज़ें गलत हैं. एक तो थर्ड भी पॉइंट गलत है और फोर्थ भी पॉइंट गलत है. Next, the last question. Which one of the following statements is or are not correct? Accounting treatment for finance and operating lease is the same in the books of lessee. ठीक है. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज इज डिफरेंट इन द बुक्स ऑफ लेसर. अब यहाँ पर ये पॉइंट कह रहा है लेसर लेसी की, और ये पॉइंट कह रहा है लेसर का, तो उसके हिसाब से अब यहाँ पर जिसने पे करना है उसको तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो टेक्निकली ये तो वैसे भी सही है. और ये बात कर रहा है लेसर की. लेसर कौन होता है? लेसर होता है जिसकी ओनरशिप होती है. उसके लिए फर्क है क्योंकि एक में वो डेप्रिसिएशन अपने पास रखे क्योंकि वो ओनर है, दूसरे में वो अपने पास नहीं रखेगा. जो कि ओनरशिप होएगी तब भी डेप्रिसिएशन ये खुद चार्ज कर सकता है. तो ये वाला पॉइंट भी एक्चुअली सही है क्योंकि यहाँ पर ना लेसर और लेसी का फर्क है. Then a lessee may elect not to apply accounting requirements of Ind AS 116 to leases for which the underlying asset is of low value. You cannot choose कि मेरा मन है तो मैं Ind AS फॉलो करूंगा और नहीं है तो नहीं करूंगा. तो दिस इज एक्चुअली द रॉन्ग पॉइंट. तो इसका आंसर क्या आ जाता है कि आपका जो सी है ना, ये वाला पॉइंट इज नॉट करेक्ट. दैट इज द आंसर. सो दिस इज इट एवरीवन. यहाँ पर आपके पास आ जाता है ये स्पेसिफिक पॉइंट. दिस इज ऑप्शन
सी। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। सो आई होप ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है। इफ़ इट इज़ तो आप जल्दी से जाकर हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। JIB के अंदर आपको मिल रहा है 81% ऑफ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ डू नॉट डिले एनी मोर, जल्दी से परचेज कर लीजिए। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर। लेट मी टेक यू टू आवर वेबसाइट। आवर वेबसाइट इज़ edutap.in। ओके, आई होप अभी ये विजिबल है। हमारी वेबसाइट है edutap.in, जहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यू कैन फाइंड आर कॉम्बो एंड सिंगल कोर्सेज। बैंकर्स कैप्सूल एक कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है। सिंपल सुपर क्रैश कोर्स जो है ये आपका कंप्लीट लाइव है। और मास्टर कोर्स आपका कंप्लीट रिकॉर्डेड है। बस ये बहुत डिटेल्ड में होता है, और इसके बिल्कुल एंड में आपको रिविजन क्लासेस भी मिलेंगी। कैप्सूल कोर्स कंप्लीटली रिकॉर्डेड है और ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। और सुपर क्रैश कोर्स कंप्लीट लाइव है, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है। बाकी सब में आपको सब कुछ मिलेगा। दोनों तीनों में आपको PYQs भी मिल रहे हैं, मैकमिलन बुक के समराइज नोट्स भी मिल रहे हैं, फुल लेंथ और यूनिट वाइज आपको दोनों तरह के टेस्ट भी मिल रहे हैं। अगर आप ये कोर्सेज खरीदना चाहते हैं जल्दी से खरीद दीजिए, बिकॉज इस टाइम 81% ऑफ है, लेकिन ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ऑफर, तो टाइमली परचेज कर लीजिएगा। दिस इज फ्लैट 81% ऑफ, जस्ट यूज द कोड JIB81। अगर आप टेस्ट सीरीज भी बाय करना चाहते हो आपको वो भी मिल जाएंगी। यू कैन गो टू दिस पार्ट, यहाँ पर सिंगल भी आपको ये मिल जाते हैं, एंड यू कैन लुक फॉरवर्ड टू एनी ऑफ दोज थिंग्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो प्लीज गो ahead एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट और इन आवर ऐप फॉर फर्दर डिटेल्स। और याद रखिएगा आपको यूज क्या करना है, द कोड दैट यू हैव टू यूज इज JIB81। Thank you so much for being there everyone. Bye bye and take care.